तो गाइस मैं हूं शासन, मैं मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, लेकिन मैंने इसकी ट्रांसलेशन की थी जब वीडियो को सिलेक्ट करने लगा था। तो जो नवाब इंडिया से मेरे ख्याल में जूनागढ़ के नवाब थे, कौन थे, जब वो पाकिस्तान में गया तो उनके साथ क्या बिहेव हुआ उस पर ये वीडियो, ये हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो है। वीडियो शानदार रहने वाली है दोस्तों। पहले देखते हैं वीडियो पे, इस पर बात करते हैं। 25 अक्टूबर 1947 भारत से एक प्राइवेट जेट आधी रात को पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस विमान के पिछले हिस्से में हीरे जवाहरात से भरे बड़े बड़े बक्से रखे थे। इन बक्सों के ठीक आगे सैकड़ों पालतू कुत्ते बैठे थे। विमान के बीच की सीटों पर जूनागढ़ रंगमंच के कुछ कलाकार थे और आगे की सीट पर भारत की एक रियासत के नवाब अपने 7 बेगमों के साथ बैठे थे। कुछ घंटों की उड़ान के बाद ये विमान कराची एयरपोर्ट पर लैंड करता है। वहां खड़े कर्मचारी विमान में ठसाठस भरे कुत्तों को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अपने पसंदीदा कुत्तों को लाने के चक्कर में नवाब अपनी 2 बीवियों को भारत में ही छोड़ आए थे। ये नवाब थे महाबत खान रसूल खान बाबी, जिन्हें इतिहास में जूनागढ़ का आखिरी नवाब भी माना जाता है। नवाब महाबत खान की कुल 9 शादियां हुई थी और वो अपनी सभी बेगमों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बेगमों से भी ज्यादा प्यार उन्हें अपने कुत्तों से था। कहते हैं कि उनके पास करीब 800 कुत्ते थे। हर एक के लिए एक अलग नौकर था। ये कुत्ते एसी में रहते, मनपसंद खाना खाते और ठाठ की जिंदगी जीते थे। अगर कोई कुत्ता बीमार पड़ जाता तो उसका इलाज ब्रिटिश डॉक्टर से करवाया जाता था, और अगर मर जाता तो उसे पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया जाता और एक दिन का राजकीय शोक भी रखा जाता था। नवाब महाबत खान ने इतिहास की सबसे मशहूर द डॉग वेडिंग ऑफ जूनागढ़ भी करवाई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा फीमेल डॉग रोशन आरा की शादी अपने दीवान के कुत्ते बॉबी के साथ तय की। इस शादी के लिए बकायदा कार्ड छपवाए गए, बड़े बड़े बैंक्वेट तैयार किए गए, पूरे जूनागढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस शाही शादी में रोशन आरा और बॉबी को हाथी पर बैठाकर बारात निकाली गई। बारात में आए दूसरे कुत्तों की भी खूब आवभगत की गई। उस दौर में इस रॉयल वेडिंग पर कुल 22,000 रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में 2.5 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन कुत्तों की शादी पर इतना खर्चा, सोचिए क्या ठाठ वाली जिंदगी रही होगी जूनागढ़ के बाबी नवाबों की। लेकिन अतीत में झांककर देखा जाए तो एक दौर ऐसा भी था जब ये लोग अफगानिस्तान के कबीलों में रहा करते थे और चंद पैसों के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। लेकिन भारत में आकर ये नवाब बन गए। पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत और ताकत, भारत ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी 15 अगस्त 1947 को ठीक आजादी वाले दिन उन्होंने जूनागढ़ रियासत का विलय पाकिस्तान में कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि पाकिस्तान में उनका क्या हश्र होगा। जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने से सरदार पटेल ने कैसे बचाया, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन भारत से गद्दारी करने के बाद नवाब का क्या हश्र हुआ, ये जानने के लिए हमें चलना होगा भारत से कोसों दूर अफगानिस्तान की तरफ, बाबी नवाबों के इतिहास में। भारत से करीब 2000 किलोमीटर दूर हिमालय, त्यान शान, सुलेमान, हिंदू कुश, कुनलुन और काराकोरम के खूबसूरत पहाड़ों को अपने आप में समेटकर बनता है अफगानिस्तान। सदियों पहले अफगान के इन्हीं पहाड़ों की तलहटी में अलग अलग कबीले बसे थे। इन्हीं में से एक था बाबी कबीला। ये पश्तून जनजाति थी, जिसे बाबई भी कहते थे। ये लोग देखने में लंबे चौड़े कदकाठी के थे और काफी हट्टे कट्टे हुआ करते थे। इसीलिए जब किसी रियासत के राजा या किसी दूसरे कबीले के सरदार जंग में जाते तो इन्हें अपने साथ शामिल कर लेते। ये चंद पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर जंग में उतर जाया करते थे। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब भारत पर मुगल बादशाह हुमायूं का राज था। अलग अलग रियासतों से जंग लड़ने के लिए हुमायूं को कुछ सैनिक चाहिए थे,
तब बहुत से बाबी लड़ाके अफगानिस्तान से भारत आकर हुमायूं की सेना में शामिल हो गए। इन्हीं में से एक थे बहादुर खान बाबी। कहते हैं कि राजमाता कर्णावती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं जब अपनी सेना के साथ चित्तौड़ के लिए निकला तो बहादुर खान बाबी भी उनके साथ थे। उन्होंने अलग अलग युद्धों में हुमायूं की काफी मदद की, जिसके कारण वो मुगलों के पसंदीदा बन गए और मुगल दरबार में उनके परिवार को तवज्जो दी जाने लगी। इसके करीब 100 साल बाद मुगल बादशाह बने शाहजहां। उस वक्त तक आधे से ज्यादा भारत पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। इन्हीं 100 सालों में बाबी समुदाय का रसूख भी मुगल दरबार में काफी बढ़ गया था। ये शाहजहां के वफादार थे, इसीलिए शाहजहां ने काठियावाड़ समेत पूरा गुजरात इन्हें संभालने के लिए दे दिया। इनके रहते मुगलों को गुजरात को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं हुई। औरंगजेब के समय ये और भी ताकतवर हो गए। ये वो दौर था जब गुजरात सूबे के बड़े बड़े ओहदों पर बाबी समुदाय के लोग नियुक्त थे। साल 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया, लेकिन औरंगजेब ने जीते जी जो जुल्म लोगों पर ढाए थे, उसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। अलग अलग रियासतों के राजाओं ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी हुआ। यहाँ पर अलग अलग प्रांतों के जितने भी सूबेदार थे, उन्होंने अपने प्रांत को आजाद रियासत और खुद को राजा घोषित कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि हर एक गांव एक अलग देश बन गया और हर सूबेदार एक नया राजा। उस दौर में सौराष्ट्र का ये इलाका वाकई 100 अलग अलग राष्ट्रों में बंट गया था। जूनागढ़ से अहमदाबाद जाने के लिए ही आपको 60 से 65 राज्य पार करने पड़ते थे। इस राजनीतिक उठापटक का फायदा उठाकर बाबियों ने भी जूनागढ़, बालासिनोर और राधनपुर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस तरह से कभी कबीले में रहने वाले बाबी लोग अब 3 राज्यों के नवाब बन गए। 3000 स्क्वायर मील में फैला जूनागढ़ उस दौर में गुजरात की सबसे बड़ी रियासतों में से एक था। जूनागढ़ कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा आपको थोड़ा और पीछे जाने से हो जाएगा। कहते हैं कि जूनागढ़ का असल इतिहास 2000 साल पुराना है। यहाँ का गिरनार पर्वत हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों में पवित्र माना गया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य काल में गिरनार पर्वत बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। 9वीं सदी में यहाँ पर चूड़ासामा राजपूतों का शासन हो गया, जिन्होंने गिरनार पर्वत के प्रवेश द्वार पर ऊपरकोट किला बनवाया। ऊपरकोट किले के नाम पर ही इस शहर का नाम जूनागढ़ पड़ा। जूनागढ़ यानी कि पुराना किला। यहाँ प्राचीन सोमनाथ मंदिर था और उत्तर में द्वारिका नगरी। जूनागढ़ अरब सागर के किनारे बसा था। जूनागढ़ के पास वेरावल और दीव जैसे पोर्ट थे। इस वजह से ये इलाका समुद्री व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इतिहास बताता है कि 15वीं सदी तक यहाँ चूड़ासामा राजपूतों का ही राज था। साल 1450 में जूनागढ़ के राजा बने मंडलिक चूड़ासामा। लेकिन तब दुनिया जूनागढ़ को जानती थी भक्त नरसिंह मेहता के नाम से। ये वही नरसिंह मेहता थे जिनकी बेटी नानीबाई का भात भरने खुद भगवान कृष्ण को आना पड़ा। नरसिंह मेहता जूनागढ़ के ही थे और अपनी भक्ति के कारण दुनिया भर में मशहूर थे। सुख, समृद्धि, संपन्नता और भक्ति, जूनागढ़ में सब कुछ था। इसलिए आसपास के राजाओं की नजर भी इस रियासत पर हो गई। तब गुजरात से जूनागढ़ अलग था और गुजरात सल्तनत के महमूद बेगड़ा ने साल 1450 में यहाँ आक्रमण करके इसे जीत लिया। लेकिन उस दौर में पुर्तगाली भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने दीव का इलाका अपने कब्जे में ले लिया और व्यापार करने लगे। महमूद बेगड़ा और पुर्तगालियों में इस कारण कई बार लड़ाइयाँ भी हुई। पुर्तगालियों को हराने के लिए बेगड़ा ने मिस्र के राजाओं से दोस्ती की और वहाँ से बड़ी बड़ी तोपें खरीद कर लाए। ये तोपें आज भी जूनागढ़ में रखी हैं। लेकिन इन तोपों को खरीदने के बावजूद भी वो पुर्तगालियों को हरा ना सके और दीव पर पुर्तगालियों का ही राज रहा। लेकिन वेरावल का पोर्ट अब भी जूनागढ़ के पास था। बाबी नवाबों ने वेरावल समेत छोटे छोटे पोर्ट्स को डेवलप करवाया और समुद्री व्यापार शुरू कर दिया।
देखते ही देखते जूनागढ़ ने खूब पैसा कमा लिया और अमीर रियासत बन गई। 1870 में जूनागढ़ के दूसरे नवाब बने महाबत खान सेकंड। कहते हैं कि उन्होंने जूनागढ़ में स्कूल और सड़कें बनवाई और यहाँ बहुत विकास किया। उस दौर में यहाँ सौराष्ट्र के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा था। जूनागढ़ के इन जंगलों को गिर के जंगल कहा जाता था और यहाँ पर बड़े बड़े एशियाटिक लायन पाए जाते थे। जंगलों के घटने और लगातार शिकार के कारण गिर के शेर घटते जा रहे थे। इन्हें बचाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया कि कोई भी बिना परमिशन के इन शेरों का शिकार नहीं कर सकता। 1890 में महाबत खान सेकंड के निधन के बाद उनका एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवाया गया। ये मकबरा आज भी देश के सबसे खूबसूरत मकबरों में से एक माना जाता है। उनके जाने के बाद नवाब बने महाबत खान थर्ड। नवाब महाबत खान को दौलत शोहरत तो विरासत में मिली थी, राजकाज में उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं। उन्हें असली प्यार अगर किसी से था तो वो था उनके कुत्तों से। वो ज्यादातर समय या तो अपने कुत्तों के साथ रहते या फिर विदेशों में छुट्टियां मनाते। राजकाज का पूरा काम यहाँ के दीवान संभाला करते थे। कहते हैं कि साल 1947 में पुराने दीवान काफी बीमार हो गए, इसीलिए शाहनवाज भुट्टो को नया दीवान बनाया गया। जुलाई 1947 में उस वक्त भुट्टो जूनागढ़ का राजकाज संभाल रहे थे और नवाब महाबत खान यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे जब हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान हुआ। नवाब महाबत खान थर्ड हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना जूनागढ़ के बदले कश्मीर की सौदेबाजी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नवाब का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने ठीक आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। वीपी मेनन, सरदार पटेल और जूनागढ़ के लोगों ने नवाब को समझाने की बहुत कोशिश की। नवाब मान भी जाते, लेकिन भुट्टो ने किसी को भी नवाब से मिलने ही नहीं दिया। आखिरकार जनता विद्रोह पर उतर आई। जूनागढ़ की जनता ने अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम था आरजी हुकूमत। आरजी हुकूमत ने एक एक करके पूरे जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। हालात इतने खराब हो गए कि जूनागढ़ को भुट्टो के भरोसे छोड़कर नवाब 25 अक्टूबर 1947 की आधी रात को ही पाकिस्तान भाग गए। कहते हैं कि नवाब के पास विमान एक था और सामान ज्यादा। ऐसे में ये देखने वाली बात थी कि वो किसे लेकर जाते हैं और क्या छोड़कर जाते हैं। लेकिन दुनिया तब दंग रह गई जब नवाब बेगमों को छोड़कर कुत्तों को ले गए। ये बात अगले दिन बॉम्बे समाचार की सुर्खियां भी बनी कि नवाब के साथ कौन कौन गया। उस दौर में कराची पाकिस्तान की राजधानी था। नवाब को इसी शहर में पनाह दी गई। इधर आरजी हुकूमत नवाब के महलों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन महल तो भुट्टो के हवाले थे और भुट्टो समझ गए थे कि जूनागढ़ हाथ से निकल चुका है। उधर नवाब ने भी कराची से भुट्टो को संदेशा भेजा जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि उनकी प्रजा के साथ कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से वो यानी कि भुट्टो जूनागढ़ का भारत में विलय करवा दे। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि नवाब को जूनागढ़ की जनता से प्रेम नहीं था, उन्हें जनता की फिक्र थी। इतिहास बताता है कि जूनागढ़ में मुस्लिम नवाब होते हुए भी कभी हैदराबाद या बंगाल की तरह यहाँ दंगे नहीं हुए। यहाँ के बाबी नवाबों ने कभी हिंदुओं को परेशान नहीं किया। लेकिन भुट्टो और जिन्ना ने नवाब महाबत खान थर्ड का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उन्होंने इतना गलत फैसला कर लिया। खैर, 8 नवंबर को भुट्टो ने भारत सरकार से ये अपील की कि वो जूनागढ़ को कब्जे में ले ले। इसके बाद सरदार पटेल खुद यहाँ पहुँचे और उन्होंने लोगों से पूछा कि जो भी भारत के साथ है वो हाथ ऊंचा कर दे। लोगों ने पुरजोर तरीके से भारत का समर्थन किया। कुछ दिनों बाद जूनागढ़ और आसपास की रियासतों में फिर से वोटिंग हुई, जिसे कवर करने के लिए इस बार इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। दुनिया भर से आए रिपोर्टर्स ने देखा कि कैसे जूनागढ़ की जनता खूब खुशी से वंदे मातरम के नारे लगा रही थी और भारत के पक्ष में वोट कर रही थी। 2 लाख लोगों ने वोट दिए, जिसमें सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े और पूरी दुनिया के सामने जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया।
उधर दीवान शाहनवाज भुट्टो की चाल पूरी तरह फेल हो गई थी और उसे भी पाकिस्तान भागना पड़ा। नवंबर 1947 में भुट्टो पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन नवाब के उलट उन्हें बहुत बड़ी जमीन दी गई। साथ ही उन्हें इस नए मुल्क की राजनीति में भी काफी तरजीह मिली। भुट्टो एक तेज तर्रार नेता थे और नवाब सीधे साधे थे, इसीलिए भुट्टो के आगे नवाब को किसी ने पूछा तक नहीं। जिन राजाओं और नवाबों ने भारत में अपनी रियासत का विलय किया था, उन्हें खुश करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें कुल 34 विशेषाधिकार दिए थे। सरकार ने राजाओं का खजाना, महल और किले उनके अधीन ही छोड़ दिए। यहाँ राजाओं को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था और उन्हें प्रीवी पर्स भी दिया गया। प्रीवी पर्स में राजाओं को एक निश्चित रकम दी जाती थी। इस रकम का भुगतान उस टैक्स से होता था जो उन राजाओं की रियासतों से मिलता था। राजाओं को ये गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 के तहत दी गई। राजाओं को प्रीवी पर्स में 25,000 रुपए से लेकर 26 लाख रुपए तक मिलते थे। लेकिन नवाब महाबत खान तो अपने किले, महल और बंगले जूनागढ़ में ही छोड़कर चले गए थे। अगर वो भारत में रहते तो उन्हें करीब 2-3 लाख रुपए की रकम मिलती, जो उस दौर में कम से कम 50 करोड़ रुपए के बराबर होती। लेकिन पाकिस्तान में जाकर ना उनके पास महल बचे ना किले। बहुत थोड़ी सी रकम उन्हें प्रीवी पर्स के तौर पर जरूर मिलती थी। 1959 में नवाब महाबत खान ने आखिरी सांस ली। उनके जाने के बाद उनके बेटे जूनागढ़ के नवाब बने, वो नवाब जिसके पास कोई रियासत ही नहीं थी। उधर दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, यानी कि असली सत्ता तो दीवान के बेटे के हाथों में थी। ये साल था 1972 का, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा ने संसद में बिल पेश किया और प्रीवी पर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके इस फैसले को जनता का खूब समर्थन भी मिला और उनकी छवि गरीबों की हितैषी वाली नेता के तौर पर उभर कर आई। इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। इसी वजह से जुल्फिकार की काफी थू-थू हो रही थी। उन्हें लगा कि अगर वो भी प्रीवी पर्स को खत्म कर देते हैं तो लोग उन्हें भी गरीबों का मसीहा समझेंगे और उनका ध्यान बांग्लादेश वाली हार से भी हट जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी इंदिरा गांधी की देखा देखी प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस पेश किया, यानी कि अब वो उसी रियासत के नवाब का खर्चा पानी बंद करने वाले थे जिस रियासत के कभी उनके पिता दीवान रहे थे। लेकिन जुल्फिकार और इंदिरा के फैसले में काफी फर्क था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत 200 से भी ज्यादा रियासतों के राजाओं को प्रीवी पर्स दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान को तो महज 9 रियासतों को ही प्रीवी पर्स देना था। फिर भी जनता की नजरों में हीरो बनने के लिए जुल्फिकार ने ये कदम उठाया। उनके इस फैसले से भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले सभी नवाब अपना सिर पीटने लगे। भुट्टो के इस फैसले का नवाबों ने काफी विरोध किया। कई नवाब डिप्रेशन में चले गए। उनके बयान अखबारों की सुर्खियां बनने लगे। कुछ नवाबों ने कहा कि पाकिस्तान बनाते वक्त उन्होंने मुल्क के लिए अपने खजाने खोल दिए थे और अब सरकार है कि उनसे इतना बुरा बर्ताव कर रही है। उन्हें अगर इस बात का पता होता कि पाकिस्तान में उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो वो कभी भारत छोड़कर नहीं आते। नवाबों के काफी रोने पीटने के बाद जाकर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें पेंशन देना स्वीकार किया, लेकिन ये पेंशन भी काफी कम थी। अब हालात ये थे कि पाकिस्तान में शामिल हुई रियासतों के राजाओं की कोई पहचान ही नहीं बची थी। वहीं दीवान शाहनवाज भुट्टो के बेटे जुल्फिकार के बाद उनकी पोती बेनजीर भुट्टो भी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी और आज बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की प्रमुख पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सुप्रीमो हैं। वो पाकिस्तान के पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं और विपक्ष के प्रमुख नेता भी हैं। वहीं जूनागढ़ के नवाबों को तो खुद पाकिस्तान के लोग तक नहीं पहचानते। नवाब महाबत खान की तीसरी पीढ़ी से आने वाले नवाब मोहम्मद जहांगीर बाबी आज अपने दादा के फैसले पर अफसोस करते नहीं थकते।
पाकिस्तान के एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि जूनागढ़ हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान राज्य था। उनके दादा अपनी संपत्ति जूनागढ़ में ही छोड़कर पाकिस्तान चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाकिस्तान से कोई संपत्ति भी नहीं मांगी। तब भी पाकिस्तान ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया। पाकिस्तान ने समय के साथ उनकी पेंशन भी नहीं बढ़ाई। आज उन्हें जो पेंशन मिलती है वो चपरासी की सैलरी से भी कम है। वहीं बिलावल भुट्टो 150 करोड़ रुपए के मालिक हैं। उनके पास दुबई में 2 लग्जरी विला हैं, 6 लग्जरी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के हथियार और घोड़े हैं और वो पाकिस्तान के सबसे अमीर सांसद है। वहीं बाबी नवाब तो सिर्फ नाम के ही नवाब रह गए। हालांकि ये हाल सिर्फ बाबी नवाबों का नहीं है, बल्कि भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने वाले हर एक नवाब के परिवार की दशा कमोबेश ऐसी ही है। साल 1971 में पाकिस्तान की सरकार ने नवाबों का रॉयल स्टेटस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ये नवाब भी ना रहे। इसीलिए जूनागढ़ के नवाब का दुख अब भी कभी कभार छलक ही जाता है। वो बताते हैं कि जूनागढ़ में विलय से पहले जिन्ना ने उनके दादा नवाब थर्ड को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। इसीलिए वो अपनी हिंदू बहुल रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उनके परिवार को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। आज जहां एक तरफ सिंधिया, गायकवाड़, निजाम और भारत में शामिल होने वाले अलग अलग राजघरानों और रियासतों के राजाओं के पास उनके पूर्वजों के महल और किले तो हैं ही, साथ ही वे भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जाने वाले नवाबों और निजामों की उनके अपने ही देश में ना कोई पूछ है, ना कोई कद्र। लेकिन अब ये लोग कर भी क्या सकते हैं? ठगा हुआ सा महसूस करने के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है। कहते हैं कि नवाब महाबत खान थर्ड ने गिर के शेर और मोरों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए थे। जूनागढ़ की जनता की फिक्र भी उन्हें थी, लेकिन समझदारी में अनाड़ी होने के कारण उन्होंने इतना गलत फैसला ले लिया। यही कारण है कि आज उनके परिवार के लोग अपमान का घूंट पीकर पाकिस्तान में बैठे हैं। वो कभी जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं तो कभी अपने मुल्क पाकिस्तान को कोसते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि अब दोष मढ़ने के अलावा इन बाबी नवाबों के पास कुछ और बचा ही नहीं है। दोस्तों, भारत के बंटवारे के दौरान बहुत सी रियासतों के राजाओं और नवाबों ने अपना दोगलापन दिखाया। वो अपने फायदे के लिए जनता की मर्जी को ताक पर रखते गए। हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब ने भी भरसक ये कोशिश की कि वो अपनी रियासतों का विलय पाकिस्तान में करवाएं। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखकर कराची तक जा पहुंचे थे, लेकिन ना उन्हें पीएम का पद मिला और ना ही उनकी रियासत पाकिस्तान में मिल सकी। जिन नवाबों ने अपने लोगों को, अपने ही देश को ठगने की कोशिश की, आखिरकार वो खुद पाकिस्तान से ठगे गए। खैर, जूनागढ़ के भारत में विलय और उसके बाद की कहानी को हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के सोर्स लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमसे जुड़ने या एडवर्टीजमेंट के लिए कांटेक्ट करने के लिए आप इस मेल एड्रेस पर मेल कर दें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये कहानी आपको कैसे लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते जाइएगा। हम मिलेंगे आपको अगली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो खत्म, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर जो जो हकीकतें या जो जो इंफॉर्मेशन मिली है वो यकीन करें, जिंदगी में पहली मरतबा मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जूनागढ़ के जो नवाब हैं उनकी औलादें भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, नहीं पता था। और उनके साथ जो बर्ताव आज किया जा रहा है, मुझे सबसे बुरा बर्ताव तो यही है कि आज हमारी आने वाली नस्लें जिसमें हम शामिल हैं, हमें ये नहीं पता कि नवाब जूनागढ़ ने हमारे लिए महाबत खान की कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या लग्जरी लाइफ उसे छोड़ कर आया। और उनकी जो आगे औलाद है, पोते पड़पोते हैं या उनके बेटे इतने खा रहे हैं, पोते जो है उनका हमें पता ही नहीं है। ये है सितम शरीफी हिस्ट्री की, और ये है सितम शरीफी हमारे पाकिस्तानियों की। मुझे कोई नहीं पता था, ये तो इस वीडियो में मुझे पता चला कि हमारे यहाँ
नवाब ऑफ जूनागढ़ के पल पता था मतलब तुम्हें? नहीं, ये मैंने जरूर पढ़ा है कि जो जूनागढ़ रियासत है उसका उसने इलाहा किया था पाकिस्तान के साथ। सिर्फ इतना ही पता ना, ये नहीं पता था, इसकी तफसील नहीं बयान की गई। इतना नहीं पता था कि नवाब ऑफ जूनागढ़ पाकिस्तान में आए, अपनी 7 बीवियों के साथ आए, अपने कुत्तों के साथ आए, अपने 9 टोटल थी, 2 छोड़ के गए थे उधर, भूल गया था। तो 7 बीवियां थी ना, तो 7 बीवियां छोड़कर 7 लेकर आए, 2 उधर छोड़ गए, भूल गए। कुत्ते भी बहुत बार कर। अच्छा, मैं एक बात करूं, चाहे वो मुसलमान थे, उन्होंने चाहे मुगल थे, चाहे दूसरे जो क्या लें के नवाब थे, इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, बस अपनी अयाशी की है, मकबरे बनाए, अयाशी की है, तो इसी वजह से तो यही उनका हाल है आज। कोई काम जो ढंग का नहीं किया ताकि आने वाली नस्ल को फायदा उससे हो सके। कह नहीं गए कि एक चपरासी की जितनी तनख्वाह होती है उतनी उसको पैसे मिलते हैं, पेंशन है उनकी, पेंशन। ये तो सितम सिर्फ इससे बड़ी, मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा जुल्म या ज्यादती क्या हो सकती है, तुम्हें पता ही को नहीं। सोच समझ कर आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो उन्होंने वो आए हैं ना, तो उसका जो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने उनके साथ जो बिहेव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं। यार असलम भाई, बड़े बड़े जो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं और भी बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तान ने उनको यकीन जाने रुलाया ही है। बिल्कुल। अच्छा यार देखें कि जो पाकिस्तान के लोग हैं इनका जो माइंड है ना, वाश करना बड़ा आसान है, 10 मिनट से पहले जज्बाती हो जाते हैं। और मैंने सुना है कि जब डॉक्टर जो थे ना अब्दुल कदीर खान, उनसे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो बता रहे थे कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है जो इस अवाम को, इस मुल्क को एटम बम बना दिया। ये क्या कह रहे हैं? मैं कह हमारे दादा ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है जो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो वही कह रहे हैं, वो भी वही बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये चेक करें कि उधर हुआ रेफरेंडम एक समय समझ या इलेक्शन समझ, सिर्फ 6 वोट पाकिस्तान के हक में पड़े। 2 लाख लोगों में से सिर्फ 6 परसेंटेज निकाले, क्या परसेंट बनती? 0.00006 बनेगी, सिर्फ 6 वोट। मैं वीडियो की शुरू में जाता हूँ यार, मुझे हैरानी हुई कि भाई आम कह लें कि इंसान, उसकी शादी में इतना खर्चा नहीं, 22,000 उस वक्त, और आज के 2.5 लाख 2.5 करोड़ भाई का खर्चा, और बकायदा उनको हाथियों पे बिठा के, कुत्ते को भी उसका नाम मुझे भूल गया है, कुत्ता था बॉबी और नूरा, और उसका पता नहीं नाम क्या था, जो भी नाम था, उनको बकायदा हाथियों पे लाया गया और बकायदा सजाया गया। बात तो ये है ना कि फुल याशी की जितनी जिस तरह हो सके, तो यही हाल होना था। मुसलमान थे और मुसलमान को 4 शादी करने की इजाजत से ज्यादा नहीं है, और वो भी इस हालत में कि या तो बीवी पहली है, वो तो मतलब जिंदा ना रहे, या उनको मतलब राय के मुताबिक है, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इधर तो नो फुल याशी। जो भाई शाहजहां ने अपनी बेगम नूरजहां के इश्क में डूब कर नहीं बनाया था ताजमहल, ये ताजमहल बना रहे थे, और यूरोप क्या कर रहा था? नए से नए इजादात कर रहा था, यूनिवर्सिटीज बना रहा था, नए से नए एटम दरियाफ्त कर रहा था। एक बात तो ये हकीकत है, और ये इश्क, ये सिर्फ और सिर्फ इश्क के पीछे जलील हुए, और आज हालत देख ले उनकी क्या हो गई है। और जो दूसरे जिन्होंने स्टडी की, वो इजाजत की, वो आगे निकल गए, और ये कर्मा वाले जो है ये इश्क के चुंगल में फंसे रहे, इश्क के चुंगल में, औरत के जुल्फों के चुंगल में फंस गए। ये सारे तो थे अफगानी, शुरू से जो इनका अगर कह लें कि जो लिंक है वो अफगानिस्तान ही था। अफगानिस्तान से यहाँ पर आए, यहाँ पर आम लोगों पर थे, क्योंकि जो हिंदुस्तानी थे ना शुरू, ये मतलब कि अमन पसंद लोग थे, अपने ही करते थे, मेहनत करते थे, और सिंपल जो है आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते थे। लेकिन जो अफगानी आज भी देख लें कि वो जंग जो है आज भी आपके सामने है, यूएसए है, रशिया है, उसने क्या उसका हाल किया है, चाहे जिस तरह भी किया है, मतलब लड़ते रहे जिस तरह भी है, और शुरू से ही ऐसे ही थे। अब इंडिया पर, भारत पर आकर उस वक्त हिंदुस्तान पर कब्जा की और अयाशी करते रहे, और फिर आगे बारी अंग्रेजों की, फिर अंग्रेज ने 100 साल यहाँ पर जो है वो राज किया। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ महात्मा गांधी और कायदे आज़म का, जिन्होंने भाई आजाद करवाया अपने अपने दो स्टेट। अब तो मेरे ख्याल में ये जो है नवाब, जूनागढ़ के नवाब साहब ये कहते होंगे, कह रहे इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी काम के। हाँ, सब यही कह रहे हैं। मुगलों को
इनकी अयाशी लेकर डूबी है। जो मुगलों को इस बहन ने जो हिस्ट्री बताई बड़ी शानदार थी, किस तरह वो मतलब आए इधर हुमायूं के साथ, उनके जो परदादा आगे थे उस समय बड़े, उसके बाद जहाँ जैसे जैसे तरक्की की, सारी पूरी हिस्ट्री बताई है। लेकिन उधर की अवाम ने इनका शाह नवाज को भी छितर पड़ गया और इस जूनागढ़ के जो नवाब थे इसको भी छितर पड़ गया, क्योंकि ये एक तो मुसलमान थे, उन्होंने इसे हिला किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इसकी कोई कदर ना की, जेवरात लेकर गया। उसने भाई बात अगर की है तो वो अपनी बात पे कायम रहा, वो आ गया जूनागढ़ जो है वो छोड़ के आ गया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की। पाकिस्तान ने किस कदर की है? किसी की भी है? पाकिस्तान ने कभी नहीं किसी की डॉलर की की है। वो उसको तो चूमते हैं, चाटते हैं, चूमते भी हैं, चाटते भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। खैर शानदार थी वीडियो, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।